हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी तैयारी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्विज़ के सॉल्यूशंस। जो क्विज़ जो है वो है क्लास 12th के लिए है और ये सेकंड टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपके सेकंड टेस्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं उनके लिए भी आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो आपके इन्हीं क्विज़ के सॉल्यूशंस या इन्हीं क्विज़ के क्वेश्चन आंसर्स को उठाएंगे। और इसमें जो है हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट के क्लास 10th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बेल आइकन दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर है स्क्रीन पर। भारत में 2000 गणना की जनगणना जो हुई थी उसमें जनघनत्व कितना है? तो जनघनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर किलोमीटर के हिसाब से है। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं? 382 व्यक्ति रह रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान निम्नलिखित में से किस श्रेणी में है? तो जनसंख्या जो घनत्व की दृष्टि से जो राजस्थान है वो मध्यम घनत्व के क्षेत्र, निम्न घनत्व के क्षेत्र के अंदर नहीं, मध्यम घनत्व के क्षेत्र के अंदर आ रहा है। ठीक है, आई होप ये आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है, उस विश्व के क्षेत्रफल में जो भारत है हमारा वो है 2.4%। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, जनगणना 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार में मतलब छोटी सी जगह पे भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब 1 किलोमीटर में जो व्यक्ति रह रहे हैं प्रति किलोमीटर, वो बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं बिहार के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। भारत के में जनसंख्या घटती वृद्धि का काल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जनसंख्या की जो वृद्धि थी वो घट रही थी, वो था 1901 से 1921 वाला काल। ठीक है, तो 1901 से 1921 वाला काल में घट रही थी। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? तो इस सिद्धांत में टोटल जो है वो 5 अवस्थाएं हैं आपके पास में। यहाँ पर 5 अवस्थाएं आपकी रहेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। अफ्रीकी जनसमूह में जनसंख्या का संकेंद्रण कहाँ मिलता है? तो अफ्रीकी जनसमूह में दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी व पूर्वी तटीय क्षेत्र में, या नील नदी घाटी क्षेत्र में, जाम्बिया व नाइजीरिया नदी घाटी के मध्य स्थित गिनी तट में, तो इन सभी में आपको जनसमूह मिलता है। आई होप ये क्लियर होगा। अमेरिकी जनसमूह में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण क्यों है? तो जन्म दर जो है वह मृत्यु दर दोनों का पूर्णतः नियंत्रण होना और बाहरी देशों में अप्रवास पर प्रतिबंध लगा होना, ये दोनों कारण हैं, इस वजह से नियंत्रण में है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एशिया जनसमूह को किस भाग में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो मध्य एशिया को नहीं किया गया है। ठीक है, एशियाई जनसमूह को किस भाग में वर्गीकृत नहीं किया गया? आई होप ये क्लियर होंगे आपको। जल उपलब्धता, जलवायु व मृदाओं को किस कारक के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो भौतिक कारक के अंदर जल उपलब्धता, जलवायु, मृदाएं, इन सबको भौतिक कारक माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत कौन सी अवस्था में आता है? तो भारत जो है वो सिद्धांत के अनुसार तृतीय अवस्था में आता है। आई होप ये क्लियर होगा। फिर आ गया है जनसंख्या घनत्व में कार्पिक घनत्व यानी कृषि क्षेत्रीय घनत्व। कृषि क्षेत्रीय घनत्व जो है वो कुल जनसंख्या डिवाइड बाय कृषि भूमि क्षेत्र, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में ये घनत्व मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है? तो बांग्लादेश के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रहेगा, मतलब ज़्यादा भीड़ इकट्ठी है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं वहाँ पर, घनत्व ज़्यादा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नगरीय बस्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो 5000 से अधिक जनसंख्या, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के से अधिक घनत्व, या 75 से अधिक कार्यशील पुरुष गैर प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत, या फिर 75% से अधिक कार्यशील पुरुष
क्षेत्र में कार्यरत। तो इसका जो आंसर है वो 75 से अधिक कार्यशील पुरुष प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महानगरों की संख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार महानगर जो है वो 53 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में परिक्षिप्त बस्तियां कहाँ पाई जाती है। तो भारत में परिक्षिप्त बस्तियां जो है पर्वतीय भागों में तथा केरल में पाई जाती हैं। ठीक है, बेल आइकन दबा लेना और लाइक करना वीडियो को ज़रूर, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले अगली वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को प्रथम वर्ग का नगर कहा गया है। तो 1 लाख से अधिक। ठीक है, इसमें इसका सॉल्यूशन जो है वो 1 लाख से अधिक आएगा। अगला है पल्लीकृत बस्तियों का स्थानीय नाम क्या है। तो पल्लीकृत बस्तियों का पन्ना भी होता है, पाड़ा भी होता है और पाली भी होता है। ये तीनों होते हैं, तो इसका उपरोक्त सभी आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसी के साथ में अगर आप लोगों ने हमारी जो दूसरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग देख सकते हैं दूसरी वीडियोस भी 12th क्लास की। हम लोगों ने इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आई बटन पर भी जा कर के देख सकते हैं। जनसंख्या 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार भारत के नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है। तो भारत के नगरों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है। कितने वर्ग में वर्गीकृत किया है? 6। नगरीय बस्तियों का लक्षण है। तो नगरीय बस्तियों का लक्षण क्या है? अपेक्षाकृत बड़ी बस्तियां होती है, द्वितीय व तृतीय कार्यकलापों में विशेषकृत होती है, जीवन का जटिल होना होता है इसमें नगरीय बस्तियों के लिए। तो ये सारे सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इस पर सही जवाब होगा। अगला है इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है। तो इंदिरा गांधी नहर में व्यास नदी से पानी प्रवाहित होता है। आई होप ये क्लियर होगा। कौन सी नदी जो है नदी बेसिन पूर्वी भारत में है। तो महानदी जो है वो पूर्वी भारत में है। भारत के नक्शे के अंदर पूर्वी भारत के अंदर जो है महानदी आती है ना। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अगला बढ़ते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत से सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी होती है। अगला है लेगून पश्च जल पाए जाते हैं। तो ये लेगून जो है वो पश्च जल केरल में पाए जाते हैं। आई होप ये सारे आंसर्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो तापी नदी जो है वो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो बैतरणी, स्वर्णरेखा, कृष्णा, ये सारी जो है पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है। तो समानुपात मतलब जिसमें सिंचाई सेक्टर जो है उसके अंदर अधिक समानुपात है। महिला और पुरुष दोनों ही वर्ग काम करते हैं। घरेलू उपयोग में नहीं होता है, उद्योग में नहीं होता है, और उनमें से कोई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिंचाई के अंदर ज़्यादातर महिला और पुरुष दोनों ही समानुपात होते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता क्या है। तो छोटी बस्तियां होती है, प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं और कम गतिशीलता होती है। अभी मैंने बताया था शहरी वाली, नगरीय वाली, तो इसमें ग्रामीण के भी ये प्रमुख विशेषताएं बता रखी हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल अजैव संसाधन तो नहीं है, जैव संसाधन भी नहीं है, अनवीनीकरण संसाधन भी नहीं है, यह है चक्रीय संसाधन। चक्र चलता रहता है जल का। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषण कौन सी नदी है। प्रदूषित नदी जो है वो यमुना नदी सबसे ज़्यादा आपकी प्रदूषित है। आई होप ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली वीडियो के, और अगली वीडियो आप लोगों को आई बटन पर नहीं तो आपकी लास्ट एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिल जाए 12th क्लास की जितनी भी वीडियो हैं। साथ ही 9th, 10th, 11th की भी हम वीडियोस डालने वाले हैं जल्द ही, तो बने रहें अपनी तैयारी के साथ में। थैंक यू। विजिट अपनी तैयारी अगेन।